हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज की हमारी जो क्लास है वो है हमारी एमसीक्यू सीरीज, जो कि डीएसएसबी, पीजीआई चंडीगढ़, निमांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सीएचओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग जो हमारा नॉर्सेट है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है। और ये इस एमसीक्यू क्लास के अंदर हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस जो नॉर्सेट वगैरह के अंदर जो प्रीवियस नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उन एग्जाम्स के अंदर इनको पूछा गया है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने दो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि विच इज़ द एंटीकोएगुलेंट ड्रग कौन सी है, और विच इनएक्टिव एंजाइम की पेनक्रियाटिक जूस के अंदर या पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी। विच इज़ द एक्सटर्नल, सबसे पहले बात हो रही है एक्सटर्नल की, ठीक है। एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन, एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि जो बाहर आपको दिख रहा होगा। एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन लार्जेस्ट ऑर्गन मतलब कि इसमें एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन को पूछा गया कि कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो फर्स्ट वन, अपन ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन अपना लीवर, थर्ड ऑप्शन है स्किन, और फोर्थ ऑप्शन अपना स्टमक। इसके बारे में ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं और काफ़ी गलत हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वन, इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर दो इंटेस्टाइन पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो ये होती है 6 मीटर की, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अपनी 6 मीटर की, और लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के हो गया 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें लीवर, लीवर की बात करें तो लीवर होता है स्टमक, एक ही होता है, एक ही लीवर होता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंट कहाँ होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साथ के साथ ये क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड का भी काम करता है, ठीक है। दूसरा हम ये बात करें लीवर के बारे में बात करें तो लीवर का वेट कितना होता है, लीवर वेट इज अबाउट 1.5 kg, मतलब 1500 ग्राम। एक एडल्ट के अंदर जो लीवर होता है वो कितने ग्राम का होता है, 1500 ग्राम का, या फिर 1.5 kg का लीवर होता है। थर्ड हम बात करते हैं अपने स्किन की। स्टूडेंट्स अगर स्किन की बात करें तो स्किन कंसिस्ट है 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 50% बनाती है स्किन। कितना बनाती है, टोटल बॉडी वेट का 50%, 15% है ये बनाती है। और इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन अगर कोई आपसे पूछता है तो वो कौन है, स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की, बात कर लेते हैं। पूरा ऑप्शन जब हम देख ही रहे हैं तो सारे ऑप्शन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टमक की बात करें तो ये होता है अपने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। एट बर्थ स्टमक की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 30 ml, ठीक है। और एक एडल्ट के स्टमक की जैसे जैसे एडवांस होती जाती है वैसे वैसे एडल्ट जो स्टमक है उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, और साथ में लास्ट के अंदर जब एडल्ट की एज आ जाती है, एडल्ट एज आने के बाद स्टमक की जो कैपेसिटी हो जाती है वो हो जाती है 1500 ml। तो ये है पूरे ऑप्शंस के बारे में, पूरा डेरिवेटिव की कौन सा ऑप्शन क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटेस्टाइन भी नहीं है क्योंकि ये तो 7.5 मीटर की है, जबकि टोटल बॉडी वेट का अगर 50% आप निकालते हो तो वो केवल स्किन का है,
वो अकेला स्किन कवर करती है। तो ये है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो कौन है? स्किन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ टीएनए। टीएनए की अगर हम बात करें, टीएनए की बात करें तो ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये है ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक वॉलेंट्री एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो क्या करती है, नर्सिंग के रूल और रेगुलेशंस को मेंटेन करती है, साथ के साथ नर्सिंग के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, और जो नर्सिंग के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के अंदर, पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये नर्सिंग के राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन का ऑफिशियल ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन, ऑफिशियल ऑर्गन या ऑफिशियल पब्लिकेशन कौन सा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑफिशियल पब्लिकेशन की। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन देखिए, इंडियन नर्सिंग ईयर बुक, नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया, स्वस्थ हिंद और टीएनआई मैनुअल। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शंस के अंदर जो टीएनआई का ऑफिशियल ऑर्गन या फिर एक ऑफिशियल जर्नल जो टीएनआई के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है, वो है अपनी नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया। नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ टीएनए। टीएनए मैनुअल की बात करें तो ये तो एक बुक है। क्या है? बुक है। रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोसीजर्स, नर्सिंग प्रोसीजर से रिलेटेड जो बुक है वो ये बुक होती है। ठीक है, तो टीएनआई का ऑफिशियल हैंडल या ऑफिशियल ऑर्गन वो कौन सा हो गया? नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एन एट्रीब्यूट ऑफ डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी। नर्सिंग रिसर्च से ये क्वेश्चन है आपका, नर्सिंग रिसर्च से। किससे है? नर्सिंग रिसर्च से। नर्सिंग रिसर्च का ये क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, अब नर्सिंग रिसर्च, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिपेंडेबिलिटी को क्या करता है? मेजर करता है। डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी को मेजर करता है कि बार बार एक ही रिजल्ट आपको दिया जा रहा है। तो बार बार एक ही रिजल्ट दिया रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। रिसर्च डिजाइन, पहला ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, रिसर्च डिजाइन। सेकंड ऑप्शन है सैम्पलिंग, सेकंड ऑप्शन दिया गया अपने को सैम्पलिंग। थर्ड ऑप्शन है वैलिडिटी और फोर्थ ऑप्शन है रिलायबिलिटी। स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी को क्या कर रहा है? एट्रीब्यूट कर रहा है, बता रहा है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? उस इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट हम बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन की मैं स्टूडेंट्स अगर बात करूं तो रिसर्च डिजाइन है वो होती है, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो रिसर्च डिजाइन में होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। और दूसरे टाइप्स में अगर जाऊं मैं रिसर्च के अंदर तो एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, सर्वे रिसर्च डिजाइन, सर्वे हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी है मोटी मोटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसर्च डिजाइन है उनके बारे में मैंने आपको बताया थी। तो यहाँ पर तो डिजाइन के बारे में बात हो रही है, ना कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता जी, तो ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करें सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? सैंपल क्या होते हैं? आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। सैंपल क्या होते हैं? आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन के वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया गया है रिसर्च के लिए, रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो आपकी रिसर्च है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया है, सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो वो क्या है, पूरी पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि कोई आपको कंसिस्टेंसी या डिपेंडेबिलिटी वाले बताने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा है। थर्ड ऑप्शन हमारा है क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा वैलिडिटी। वैलिडिटी की बात करें, ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी टू मेजर, ये कितना एक्यूरेट मेजर कर रहा है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट, कंसिस्टेंसी की बात नहीं हो रही है, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी ऑफ मेजर, ये क्या करता है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, accuracy of measurement, what they are what they are what they are supposed to measure, what they are supposed to measure, what they are supposed to measure, कि क्या measure करने के लिए इन्होंने सपोज किया था, वो यहाँ पर हम बताते हैं, ठीक है। तो वैलिडिटी हमें बताती है कि जो मेजर करने के लिए दिया उसकी कितनी एक्यूरेसी है, वो कितना कितना आपका कि जब कोई भी मेजर करा तो वो कितना एक्यूरेट बता रहा है, उसके बारे में बात होती है। यहाँ पे रिलायबिलिटी यानी डिपेंडेबिलिटी या कंसिस्टेंसी की बात नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका रिलायबिलिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमें बताती है कि डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होती है जो नर्सिंग रिसर्च के अंदर हमें बताती है डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी। ये डिपेंडेबिलिटी के बारे में हमें क्या करते हैं, बताते हैं। तो ये हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी के बारे में बताता है। तो वो हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट बर्थ द बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट ट्रिपल एट विच एज। इसमें पूछा गया है कि जो इन्फेंट जो बर्थ हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसकी डिलीवरी हुई है, वो उसका वजन ट्रिपल कब हो जाता है, उसका बर्थ वेट ट्रिपल कब हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम एट बर्थ की बात करें स्टूडेंट्स, एट बर्थ की मैं बात करूं, एट बर्थ अगर मैं वेट की बात करूं तो 2.52 नॉर्मल जो वेट हम मानते हैं 2.52 3 kg, 2.52 3 kg इसका नॉर्मल वेट हम मानते हैं ले, और ये बर्थ वेट है वो डबल कब होता है, ठीक है, डबल हो जाता है ये 6 मंथ पर, डबल हो जाता है ये 6 मंथ पर। जो बर्थ वेट होता है वो 6 मंथ पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और ट्रिपल कब होगा, बर्थ वेट ट्रिपल एट विच एज विच एज, क्यों कौन सी एज के ऊपर बर्थ वेट है वो ट्रिपल होगा, वो होगा आपका 1 ईयर। एट द 1 ईयर जो बर्थ वेट होता है बच्चे का वो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि वो है 1 ईयर। 1 ईयर पे बच्चे का वेट है वो क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शन है वो गलत, बाकी सारे ऑप्शन है वो क्या है, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हेड नर्स असाइन द टोटल केयर ऑफ 1 और मोर क्लाइंट टू ए नर्स इन द वार्ड। दिस मेथड ऑफ असाइनमेंट इज नोन एज, कि टोटल केयर है वो किसको दे दी गई है, टोटल केयर किसको दे दी गई है, एक पर्टिकुलर नर्स को दे दी गई है 1 और मोर क्लाइंट की, चाहे आप क्लाइंट एक भी हो सकता है और हो सकता है आपके 2 या 2 से पेशेंट आपको मिले हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो ये असाइनमेंट मिला है एक नर्सिंग ऑफिसर को टोटल केयर करने का, चाहे वो ग्रुप ऑफ पेशेंट हो या फिर सिंगल वन पेशेंट, तो वो क्या कहलाता है, उसके बारे में ये किस प्रकार का असाइनमेंट है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है केस मेथड, दूसरा ऑप्शन है फंक्शनल मेथड ऑफ असाइनमेंट, थर्ड है मॉड्यूलर नर्सिंग, और फोर्थ है टीम मेथड ऑफ असाइनमेंट। टीम मेथड ऑफ असाइनमेंट, ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए। अब हम एक एक की बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो टीम मेथड ऑफ असाइनमेंट की बात करता हूँ मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स।
टीम मेथड ऑफ असाइनमेंट का मतलब है एक ग्रुप और एक टीम बनाई जाएगी, टीम ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, टीम ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, एक नर्सिंग ऑफिसर्स की टीम बनाई जाएगी और ये जो पर्टिकुलर टीम होगी इसमें 2 से 4 लोग होंगे, ठीक है, 2 से 4 नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे इसमें, ठीक है, 2 से 4 नर्सिंग ऑफिसर, इन 2 से 4 नर्सिंग ऑफिसर्स को टीम में डिवाइड कर दिया गया। टीम के बाद इनको क्या दिया गया, असाइनमेंट्स दिए गए। टीम में डिवाइड होने के बाद इनको क्या किया गया, असाइनमेंट दिया गया। इनको क्या दिया गया, असाइनमेंट दिया गया कि आपको इस ग्रुप ऑफ पीपल की केयर करनी है। तो टीम मेथड का मतलब है नर्सिंग ऑफिसर्स को पर्टिकुलर एक टीम में बांट दिया गया, उसके बाद पर्टिकुलर हर एक टीम को, जैसे मान लीजिए हमने 3 ग्रुप बना दिए, A, B, C, 3 ग्रुप बना दिए। अब हम इन सारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अलग अलग A, B, C जो ग्रुप में जो टीमें बनी, इन टीमों को हम अलग अलग टास्क देंगे और वो टास्क रिलेटेड होगी हमारी किससे, पेशेंट केयर से रिलेटेड होगी, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर हमारे पेशेंट की जो केयर हमें करवानी है या जो केयर पेशेंट को मिलनी चाहिए, वो सारे हम काम को ABC टीम के अंदर हम क्या कर दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो तो होता है टीम मेथड ऑफ असाइनमेंट। नेक्स्ट वन है मॉड्यूलर, मॉड्यूलर नर्सिंग। मॉड्यूलर नर्सिंग के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के पेशेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के क्या होते हैं, इसमें पर्सन्स होते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप के उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लोगों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं, असाइन नर्सिंग ऑफिसर्स। मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लोगों को केयर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करें, नर्सिंग ऑफिसर को असाइन कर रहे हैं। तो वो कौन सा असाइनमेंट हो गया, वो हो गया अपना मॉड्यूलर नर्सिंग। हमने पेशेंट्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, जियोग्राफिकल एरिया के आधार पे। जियोग्राफिकल एरिया के आधार पे अगर हम पेशेंट्स को डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, और जो पेशेंट को जो हम नर्सिंग ऑफिसर्स को असाइनमेंट देते हैं, तो वो असाइनमेंट्स कौन से असाइनमेंट्स कहलाएंगे, वो असाइनमेंट्स हमारे असाइनमेंट्स कहलाएंगे मॉड्यूलर नर्सिंग के असाइनमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, मान लीजिए आप किसी भी स्टेट के, मान लीजिए आप 5 स्टेट के पेशेंट आए हुए हैं हमारे पास, 5 पेशेंट है, चाहे वो एक वो राजस्थान से है, दिल्ली से है, ठीक है, हरियाणा से है, ठीक है, और यूपी से है, बिहार से है। ये सारे स्टेट के लोग हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर क्या है, एडमिट है। अब हम क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे, उसको बोलेंगे कि तुम सिर्फ यूपी वाले पेशेंटों की केयर करो। एक टीम बनाएंगे, उनको बोलेंगे कि तुम केवल हरियाणा वालों की केयर करो। दूसरी टीम बनाएंगे, उनको हम बोलेंगे हम क्या करेंगे, तुम दिल्ली की जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर करो। हमने क्या किया, नर्सिंग ऑफिसर्स की टीम बनाई, टीम बना करके हमने उनको असाइन किया अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर। जो पेशेंट्स का हमने क्लासिफिकेशंस किया, उनको हमें केयर प्रोवाइड करने के लिए हमने बोला। तो वो हमारा मेथड क्या कहलाता है, मॉड्यूलर नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमने पूछा है कि टोटल केयर वन और मोर, चाहे एक पूरे एक नर्सिंग ऑफिसर्स को एक या ज़्यादा पेशेंट्स की टोटल केयर, पूरा केयर एक ही नर्स को करना है, तो वो कौन सा मेथड है। तो ये दोनों मेथड के अंदर तो टीम बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल मेथड ऑफ असाइनमेंट। फंक्शनल मेथड ऑफ असाइनमेंट के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि इसमें जो हेड नर्स होती है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टास्क दिए जाते हैं, टास्क टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नर्सिंग ऑफिसर्स। इसमें क्या किया जाता है, नर्सिंग ऑफिसर्स के बीच में क्या कर दिया जाता है, तो जो पर्टिकुलर टास्क होती है पेशेंट केयर की, कि एक नर्सिंग ऑफिसर ब्लड सैंपल लेगा, एक IV फ्लूइड मैनेज करेगा, एक पेशेंट की फाइल को देखेगा, एक पेशेंट के इनटेक आउटपुट को मेंटेन करेगा। तो वो सारे ये क्या किया, फंक्शन दे दिया, हमने काम को डिवाइड कर दिया। एक पेशेंट की केयर के लिए जरूरी जो काम थे वो हमने क्या कर दिए, नर्सिंग ऑफिसर्स में डिवाइड कर दिए। तो ये होता है फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन देना। तो ये भी हमारा नहीं है। केस मेथड लास्ट ऑप्शन बचा है, यही इसका राइट आंसर है। केस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, जब एक पेशेंट एडमिट होकर के वार्ड में एडमिट होता है, एडमिशन वार्ड में जब वो पेशेंट पहली बार जब एडमिट होता है, तो जो हेड नर्स होती है वो क्या करती है, एक नर्सिंग ऑफिसर को असाइन करती है कि ये पेशेंट एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक इसकी पूरी केयर क्या करोगे, आप ही करोगे। तो वो मेथड कहलाता है अपना केस मेथड। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया है कि हेड नर्स एक पर्टिकुलर नर्सिंग ऑफिसर को कंप्लीट केयर के बारे में बोल देती है, कंप्लीट केयर का असाइनमेंट दे देती है। तो वो कौन सा मेथड, तो वो है केस, सॉरी
केस मेथड होता है। केस मेथड के अंदर क्या किया, हेड नर्स ने क्या किया, पूरी केयर एक पर्टिकुलर नर्सिंग ऑफिसर को क्या कर दी, असाइन कर दी एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू डिस्चार्ज। एडमिशन के टाइम पे पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर नर्सिंग ऑफिसर को दे दी गई है। ठीक है, अब ये नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, जब तक ये पेशेंट एडमिट है पूरे टाइम इसकी केयर करेगा और डिस्चार्ज तक ये इसकी क्या करेगा, केयर करेगा। तो केस मेथड, पर्टिकुलर केस मिल गया। जैसे मैं मान लूँ मुझे कोई असाइन करता है कि आपको इस पेशेंट की केयर करनी है, चाहे वो लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी होगा, लेप्रोटोमी होगा, टाइटल हिस्टेक्टमी होगा, इस पेशेंट की केयर करनी है, तो वो एक मेरे लिए क्या हो गया, एक केस मेथड हो गया कि मैं हिस्टेक्टोमी का पेशेंट है वो देख रहा हूँ। ठीक है, वो क्या हो गया मेरे लिए, एक केस मेथड हो गया असाइनमेंट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केस मेथड। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। एक ब्रोंकियल ट्री की क्या है, एक अबनॉर्मल कंडीशन है। ब्रोंकियल ट्री की क्या है, एक अबनॉर्मल कंडीशन है। ब्रोंकियल ट्री, बात हो रही है लंग्स की। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल। क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल। इरिवर्सिबल डायलेशन हो गए और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल इज नोन एज या इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है कि ब्रोंकियल ट्री के अंदर एक अबनॉर्मल कंडीशन है। ब्रोंकियल ट्री के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिएगा, ब्रोंकियल ट्री, एक ब्रोंकियल ट्री है, उसके अंदर क्या हो रहा है, अबनॉर्मल डायलेशन, अबनॉर्मल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन, अबनॉर्मल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन, अबनॉर्मल डायरेक्शन ऑन डिस्ट्रक्शन। एक ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्या हो रहा है, अबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन, सॉरी क्या हो रहा है उसके अंदर, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ब्रोंकियल ट्री के अंदर। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, कि हमारी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ब्रोंकियल ट्री के अंदर इरिवर्सिबल डायलेशन हो रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोंकोनिमोनिया, सेकंड ऑप्शन है अपना ब्रोंकेक्टेसिस, और थर्ड ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, और चौथा ऑप्शन है ब्रोंकियल अस्थमा। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे किसी भी ईटियोलॉजिकल या एलर्जन की वजह से, एलर्जन आता है ब्रोंकियल ट्री के ऊपर या ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, ब्रोंकियल ट्री के ऊपर आता है। ब्रोंकियल ट्री पर आकर के वो क्या करता है, उसके अंदर उसको इरिटेशन कोज करता है, वहाँ पर वो क्या कोज करता है, इरिटेशन। और इस इरिटेशन की वजह से, और इसी इरिटेशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन अराइज हो जाती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की अगर आप बात करो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एडिमा, एडिमा, स्वेलिंग, ठीक है, और नैरोइंग ऑफ एयरवे, साथ के साथ में क्या हो गया, स्पाज्म हो गया तो क्या हो गया, नैरोइंग ऑफ एयरवे, साथ के साथ क्या हो गया, एयरवे है वो भी क्या हो गया, नैरो हो गया। तो कि ये एयरवे नैरो होने की वजह से क्या होगा, एयर की एंट्री है वो लिमिटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो अराइज होगी और पेशेंट को डिस्निया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दी गई है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डायलेशन और डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये आंसर तो इसका नहीं है। ब्रोंकेक्टेसिस की बात करें तो ये सिंपली क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये क्या होता है, सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये क्या होता है, सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रैक्शन के चांसेस तो बहुत कम है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं ब्रोंको निमोनिया की। तो ब्रोंको निमोनिया का मतलब है, निमोनिया का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा। ठीक है, और ब्रोंको निमोनिया का मतलब है कि जो इन्फ्लामेशन है या जो निमोनिया की जो कंडीशन है, यानी कि निमोनिया इन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो रखा है, निमोनिया हो रखा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ
inflammation of lungs parenchyma with bronchioles. ब्रोंक्योल्स वहाँ पर क्या हो रहा है, लंग्स पेरेन्काइमा के साथ साथ ब्रोंक्योल्स के अंदर निमोनिया, ब्रोंक्योल्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्या हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रोंको निमोनिया। तो यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रक्शन की बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन देखो ब्रोंकिएक्टेसिस, तो ब्रोंकिएक्टेसिस की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स, तो ब्रोंकिएक्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्रोंक्योल्स के अंदर इरिवर्सिबल डायलेशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है। इरिवर्सिबल डायलेशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रोंकिएक्टेसिस कहलाती है। याद रखिएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एडिंग साल्ट इन द आइस कैप हेल्प इन ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि साल्ट ऐड करने का ड्राई आइस पैक या ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है, क्या है, साल्ट इन आइस कैप हेल्प इन ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, पहला क्या है, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। अब ये पूछा गया है कि ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, आइस कैप यूज कर रहे हैं। आइस कैप क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है वो दिया जा रहा है। ठीक है, जो कोल्ड प्रोवाइड करने का ठंडा जो सोर्स है वो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, साल्ट ऐड करने, साल्ट ऐड करने, साल्ट ऐड करते हैं। तो एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है इसके अंदर कि जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है या आइस कैप है, ड्राई एप्लीकेशन का टाइप है आइस कैप, ठीक है, तो उसमें हम साल्ट क्यों ऐड करते हैं, उसके अंदर हम साल्ट क्यों ऐड करते हैं। तो ये एक जर्नल साइंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जर्नल साइंस का सा क्वेश्चन है। तो जो साल्ट ऐड करते हैं अपन ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर, जो आइस कैप है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जब भी कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, आइस ऐड कर देते हैं, ओ साल्ट ऐड कर देते हैं। और साल्ट ऐड करने का हमारा जो पर्पज है, वो पर्पज क्या होता है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, किसका मेल्टिंग पॉइंट, आइस, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ के पिघलने का जो पॉइंट है कि जहाँ पर आकर के बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, और नीचे ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बर्फ है वो काफ़ी देर तक बनी रहती है और जो कोल्ड एप्लीकेशन है वो अच्छे से हो पाता है। वरना तो आप जैसे ही आइस कैप में डालोगे थोड़ी देर बाद उस पूरी पूरी बर्फ का क्या हो जाएगा, पानी हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर देंगे, उसको और भी नीचे ले आते हैं, नमक डाल करके उसको क्या कर देते हैं, और भी नीचे ले आते हैं, साल्ट ऐड करने से और नीचे मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़ है वो काफ़ी देर तक चलती है। ठीक है, और जो कोल्ड एप्लीकेशन है वो अच्छे से हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर क्या है, गलत है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइस कैप के अंदर साल्ट ऐड करने का यही पर्पज है, हम क्या करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर देते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट के भाई ये और भी काफ़ी देर तक ये बर्फ़ की बर्फ़ ही बनी रहेगी। मेल्टिंग का मतलब हो गया यहाँ पे पिघलना, ठीक है, डाइल्यूट हो जाना या पिघल जाना, बर्फ़ क्या होगी, धीरे धीरे पिघल जाएगी, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन अनएग्जामिन्ड बिलीव और इन्फ्रेंस बाय द रिसर्चर। एक रिसर्चर के द्वारा जो अनएग्जामिन बिलीव होती है, अनएग्जामिन बिलीव कि उसने सोच लिया कि ऐसा है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, कोई उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में फर्स्ट वन ऑप्शन आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट्स, सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपका अजम्पशन, फोर्थ थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपका एनालिसिस, और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है आपका हाइपोथेसिस। ये सारे ऑप्शन दे दिए गए। अब इन सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शंस के अंदर हमें ये निकालना है कि कौन सा ऐसा इन्फ्रेंस है जो अनएग्जामिन बिलीव होता है, इन्फ्रेंस है जो अनएग्जामिन, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो सही है कि वो गलत है, उसे क्या कहा जाता है इन टर्म ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इन टर्म ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ये क्वेश्चन है आपका नर्सिंग रिसर्च से, ये क्वेश्चन है आपका नर्सिंग रिसर्च से क्वेश्चन है।
ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च से जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए फर्स्ट वन है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स की बात करो तो ये होती है, देखा जाए तो जो डिटरमाइन करते हैं, जो हमारी रिसर्च की जो डिज़ाइन वगैरह है उसको क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, रिसर्च की डिज़ाइन वगैरह की डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ कि ये रिसर्च है वो किस प्रकार की रिसर्च है, मेथोडोलॉजी कौन सी मेथोडोलॉजी इस रिसर्च के अंदर यूज की जाएगी, मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च की मेथोडोलॉजी है वो कौन सी मेथोडोलॉजी है। ठीक है, साथ के साथ जो एक्सपेरिमेंट कौन से यूज होंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ रिसर्च। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी डिटर्मिनेंट्स, मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च की लिमिटेशन और जो डिलिमिटेशन होती है वो आती है आपकी डिटर्मिनेंट्स की। ये डिटर्मिनेंट्स है कि ये रिसर्च एक इसी बाउंड्री के अंदर ही परफॉर्म की जा सकती है, वो सारी चीज़ें होती हैं डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ऐसा कोई अनएग्जामिन्ड बिलीव नहीं है। डिटर्मिनेंट्स तो जब आप करने बैठोगे रिसर्च को तभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, जब आप बैठ रहे हो सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो तभी आप बताओगे कि हाँ मेरी रिसर्च इतनी जियोग्राफिकल एरिया में होनी है, ये सारे फैक्टर्स इसमें अवेलेबल होंगे। तो ये आंसर तो इसका गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपो एजम्पशन की, सेकंड हम बात करते हैं अजम्पशन की। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। अजम्पशन की हम बात करें तो अजम्पशन एक वो बिलीव है जो अनएग्जामिन्ड होती है, यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। अजम्पशन क्या होता है, एक रिसर्चर ने मान लिया कि हाँ ऐसा होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये पॉसिबल है, लेकिन इसके कोई अभी तक प्रमाण नहीं है, कोई हमारे पास सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका अजम्पशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने एग्जामिनर ने एमसीक्यू के अंदर यही पूछा हमसे कि ऐसा अनएग्जामिन्ड बिलीव और इन्फ्रेंस रिसर्चर का क्या कहलाता है। ठीक है, तो अजम्पशन है उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाकी ऑप्शन वैसे तो इसके गलत है लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडी, जो भी आपकी रिसर्च स्टडी थी उसके दौरान आपने जो भी डाटा कलेक्ट किए हैं, उन सारे डाटा को आप एकत्रित करके कंपाइल करके उनको उनको क्या करते हो आप इंटरप्रेट करते हो, कि उनसे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो, मतलब कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट कंक्लूजन, ट्राई टू फाइंड आउट कंक्लूजन, ट्राई टू फाइंड आउट द कंक्लूजन और रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उस स्टडी का रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकला है, वो होता है उसका एनालिसिस। तो इसलिए भी हमारा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस और अजम्पशन में सिर्फ इतना सा है कि अजम्पशन है उसका कोई प्रमाण नहीं है, और हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, प्रूव होती है। ठीक है, नॉर्मली होते तो ये भी अजम्पशन ही है, लेकिन ये एविडेंस बेस्ड अजम्पशन होते हैं। ठीक है, आर एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड अजम्पशन, एविडेंस बेस्ड अजम्पशन, एविडेंस बेस्ड अजम्पशंस होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इन जो हाइपोथेसिस होगी वो हाइपोथेसिस होगी, तो हाइपोथेसिस का क्या प्रूफ होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो होता है हाइपोथेसिस। और अजम्पशन के अंदर क्या होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये है सारे ऑप्शंस, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहते हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट रेफर्ड एज ए मेडिकल इमेजिनरी यूज कंप्यूटर टू इंक्रीज प्रिसीजन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, एक ऐसा कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है मेडिकल साइंस के अंदर यूज होता है, जो ऐसा कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके अंदर हम कंप्यूटर का यूज करके उसकी जो गुणवत्ता होती है या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेस्ट है,
सॉरी, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारा TPR, टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन। सेकंड ऑप्शन है हमारा एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। थर्ड ऑप्शन है CT स्कैन, MRI। और चौथा ऑप्शन है अपना ECG। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस की बात करें तो TPR है, टेम्परेचर पल्स रेगुलेशन। TPR, टेम्परेचर पल्स रेगुलेशन, इनके अंदर हमें कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ये तो क्या होते हैं, मैन्युअली चेक, मैन्युअली एग्जामिन, मैन्युअली एग्जामिन बाय द मैन्युअली, हम खुद चेक करते हैं इनको। दूसरा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन की स्टूडेंट्स अगर आप बात करोगे तो एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। जो भी हमारा स्कोप होगा, पर्टिकुलर स्कोप होगा, चाहे वो ऑप्थेल्मोस्कोप होगा, ठीक है, गेस्ट्रो ये ऑप्थेल्मोस्कोप होगा, ओटोस्कोप होगा, प्रोक्टोस्कोप होगा। साथ के साथ एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात होती है, कैमरा ट्यूब जाती है, कैमरा और मॉनिटर के ऊपर वो हमें शो कर देता है। तो वो तो हम क्या करें, लाइव देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, लाइव विजुअलाइजेशन। ये क्या है, लाइव विजुअलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें भी हमें इतना कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कंप्यूटर का मॉनिटर, मतलब मॉनिटर कंप्यूटर हमें काम आता है, लेकिन वो हमें डायरेक्ट जो इमेज, अभी जो कैमरा जो आगे ट्यूब के आगे जो कैमरा लगा हुआ वो दिखा रहा है, वही है। हमें इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ECG की स्टूडेंट्स अगर आप बात करो तो ECG का तो मॉनिटर्स के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तो एक ग्राफ पेपर होता है उसका, ये तो क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है उसका। ECG तो एक ग्राफ पेपर पे आती है जिसके अंदर हम रीड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब पेपर होता है, कागज पे आती है। तो लेकिन CT स्कैन और MRI, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। CT स्कैन और MRI के स्टूडेंट्स अगर आप बात करोगे, CT स्कैन और MRI की अगर स्टूडेंट्स आप बात करोगे तो CT स्कैन और MRI एक ऐसे टेस्ट हैं जो क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट हैं जिनके अंदर हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मशीन के अंदर जा करके हम नहीं देख सकते। मशीन होती है, वो मशीन क्या करेगी, इमेज लेगी, इमेज लेकर के उसको कंप्यूटर के ऊपर क्या करेगी, हमें दिखाती है। कंप्यूटर पे हमें क्या करती है, वो इमेज वहाँ से लेकर के उसको हमें कंप्यूटर पे शो करती है। इस CT स्कैन और MRI के अंदर हमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इनका विजुअलाइजेशन उसको हम क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, अच्छे से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो CT स्कैन और MRI ऐसे डायग्नोस्टिक इमेजिनरी टेस्ट हैं जिनके अंदर हमें क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ करके हम उनका अच्छे से विजुअलाइजेशन या अच्छे से हम उनको देख पाते हैं। जो भी इमेज होते हैं उनको हम अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी के अंदर बढ़ा करके हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस और MCQ सीरीज आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।